SEER Foundation for the Blind. Welcome to the Special Education Preparatory Class Series, brought to you by SEER Foundation for the Blind. Our passion, special education. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा व तालिबात, उम्मीद रखता हूँ आप सब बिल्कुल बखैर व आफियत होंगे। हम आज की क्लास में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये इस वीक की पहली क्लास है। उम्मीद रखता हूँ कि आप हमारे लेक्चर्स से लर्निंग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हम बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आइए आज की क्लास का आगाज करते हैं। ओवर टू मिस राबिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने प्रीवियस लेक्चर में ओरिएंटेशन मोबिलिटी की हिस्ट्री को डिस्कस किया था, वर्ल्ड हिस्ट्री को। इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में डिसेबिलिटीज़ लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, बढ़ गया था ये जापान और इसमें वॉर की वजह से। तो देन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में क्या डिस्कस किया गया है ब्लाइंड के हवाले से, या इस्लाम ने ब्लाइंड को क्या अहमियत दी है। तो देखा जाए तो जेम्स बिग से पहले 1400-1500 साल पहले चले जाएं, ठीक है, तो उसमें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद, वो अपने बेटे की तन्हाई में इस हद तक रोए कि उनकी आंखें सफ़ेद पड़ गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा रोने की वजह से। तो उन्होंने अब एक लाठी का इस्तेमाल किया, एक स्टिक के ज़रिए वो फिर मूव करते थे। इसके अलावा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ऊँटनी वो भी ब्लाइंड हो चुकी थी। उन्होंने फिर एक वायर लगा दी चारों साइड पे, और उस बाल्टी में एक में पानी और एक में चारा डाल के, तो वो ऊँटनी मूव भी करती थी और उसमें खाती पीती भी थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने बेटे से मोहब्बत इस हद तक थी कि वो इतना रोए उनकी जुदाई में। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ और करना था। अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा देते थे, अपनी प्रोटेक्शन में रखना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको अपनी प्रोटेक्शन में रखा। अल्लाह ताला ने उनकी परवरिश एक महल में कराई, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें इजिप्ट का बादशाह बनाना था। इस वजह से उनकी लर्निंग भी इस हिसाब से हुई कि वो एक बादशाह बन सकें, ठीक है। अगर वो वहीं पे रहते, बकरियां चराते, एक चौराहे की तरह लाइफ गुजारते, तो वो इजिप्ट के बादशाह नहीं बन सकते थे। तो इसका सारे का ये मतलब था। देन फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी मखदूम, जिनका जिक्र सूरत अबासा में है, 30वें पारे की सूरत है सूरत अबासा, और पहली आयत में ही इस चीज़ का अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया और अल्लाह ताला ने बताया कि ब्लाइंड की अहमियत क्या है कुरान पाक में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के लोगों से मुखातिब थे और उन्हें इस्लाम की दावत दे रहे थे। तो इस दौरान क्या हुआ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी मखदूम अपने गाइडेंस के साथ आए और उन्होंने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करना चाहिए। तो गाइडेंस ने करेक्टली गाइड नहीं किया, बल्कि गाइडेंस जो था उनके साथ, उन्होंने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की। बात करने के बाद उन्हें बताया नहीं कि वो बैठ जाएं या वेट कर लें। तो इस सूरत में फिर फ़ौरन ही अल्लाह ताला ने जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल की, सूरत अबासा पहली आयत। मीन्स के अल्लाह ताला ने कहा कि ए नबी, जिनसे आप मुखातिब हैं, हो सकता है वो इस तरह से आपकी बात या आपकी बात को फॉलो ना कर सकें जिस तरह से अब्दुल्ला बिन अबी मखतूम आपकी बात को लर्न कर लेंगे और वो इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। तो इसके अलावा एक बार हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी मखतूम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं मस्जिद में आकर नमाज ना पढ़ा करूं, मुझे प्रॉब्लम होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या मस्जिद अज़ान की आवाज़ आपके घर आती है? तो फरमाया कि जी आती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब अज़ान की आवाज़ आपके घर में आए तो मीन्स के आप मस्जिद में आकर नमाज पढ़ें। तो एक रस्सी बांध दी गई, एक वायर जो है वो लगा दी गई है आपके घर से लेकर मस्जिद नबवी तक। तो आप फिर उसके थ्रू मस्जिद में जाके नमाज अदा करते थे। तो इसमें नमाज की अहमियत का भी पता चला और ये भी पता चला है कि ब्लाइंड की अहमियत क्या है, और ये भी कि ब्लाइंड को भी नमाज मस्जिद में ही जाके पढ़नी चाहिए, अदा करनी चाहिए बाजमात। तो रिलैक्सेशन नहीं है इस चीज़ में भी। हाँ, जहाद में ज़रूर है। जहाद में है कि डिसेबल पर्सन जो है वो जहाद के लिए ना जाएं, लेकिन वो नमाज मस्जिद में ही अदा करें।
तो ये थी हमारी इन शॉर्ट सी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देन अब देखते हैं ओरिएंटेशन क्या है और मोबिलिटी क्या है। ओरिएंटेशन क्या है? ओरिएंटेशन मीन्स लोकेट वन सेल्फ इन वंस इन्वायरमेंट। ठीक है, ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि आप किस जगह पे प्रेजेंट हैं, ठीक है, आप कौन से इन्वायरमेंट में हैं, वो बिल्डिंग कौन सी है, आप बिल्डिंग के किस फ्लोर पे हैं, आपके लेफ्ट पे क्या है, आपके राइट पे क्या है, ठीक है, डोर किस तरफ है, स्टेयर्स किस तरफ हैं, अगर लिफ्ट है तो उसे कैसे यूज़ करना है, ठीक है, आपने कौन से रूम में जाना है, वो रूम आपके किस हैंड पे है, लेफ्ट पे है, राइट पे है, या फिर आप अगर किस तरह के इन्वायरमेंट में है, मीन्स के नैरो इन्वायरमेंट है, बहुत खुली जगह है या तंग जगह है, इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर एक इंडिविजुअल जो ब्लाइंड है उसको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे ओरिएंटेशन देनी है। ठीक है, सबसे पहले जब बच्चा एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको ओरिएंटेशन से आगाज़ करें उसकी लर्निंग का। ठीक है, उसकी मूवमेंट को कराने के लिए सबसे पहले मैंडेटरी क्या है, ओरिएंटेशन। ठीक है, तो मोबिलिटी से पहले ओरिएंटेशन ज़रूरी है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, वाकफियत, आगाही हासिल करना। ठीक है, डायरेक्शन का पता होना कि वो किस डायरेक्शन में है, उसने जाना कहाँ है, इट्स मीन ऑल अबाउट पूरा के उसे इन्वायरमेंट के मुतालिक पता हो। ठीक है, तो इसमें कौन क्या क्या इंक्लूड है ओरिएंटेशन में? सेंसरी ट्रेनिंग है, स्पेशल कॉन्सेप्ट है। स्पेशल ये CIAL नहीं, TIAL, कुछ लोग इसको स्पेटियल भी कहते हैं, स्पेटियल नहीं है, ये गलत है, ये स्पेशल है, स्पेशल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सेंसरी ट्रेनिंग में क्या क्या है ओरिएंटेशन के लिए? सेंसरी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेंसरी ट्रेनिंग जो हमारी रिमेनिंग सेंसेस होती हैं विजन के अलावा, ठीक है, हमारी 5 सेंसेस है ना, तो विजन तो ऑलरेडी गायब है, विजन तो है ही नहीं है, तो रिमेनिंग जो सेंसेस हैं उनके थ्रू लर्निंग करानी है इंडिविजुअल की। ठीक है, इसमें हमारी कौन कौन सी सेंसेस आ जाती हैं? हमारी हेयरिंग आ जाती है, इसके अलावा टच टेक्निक है, स्मेल है और टेस्ट है। ठीक है, ऑल्फैक्टरी कहते हैं स्मेल को और गैस्ट्रेशन कहते हैं टेस्ट को। टेस्ट का तो ओरिएंटेशन से ऐसा इतना कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्या है कि ऑडिटरी मीन्स हेयरिंग, ठीक है, और टच एंड स्मेल, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ओरिएंटेशन से ताल्लुक है। स्मेल से अंदाज़ा होता है कि हम कौन सी शॉप पे हैं, या फिर खाने में सामने क्या है, या फिर इस तरह से स्मेल के ज़रिए चीज़ों को ऑब्जर्व करना। ठीक है, ऑडिटरी मीन्स के सुन के चीज़ों को, हेयरिंग के थ्रू चीज़ों को ऑब्जर्व करना, बाइक की आवाज़ को, गाड़ी की, ट्रेन की। तो बच्चे को ट्रेनिंग दें आप, ट्रेन की आवाज़ सुनवाएं और बच्चे से बताएं कि ये ट्रेन की आवाज़ है, ठीक है, गाड़ी की आवाज़ है, बस की आवाज़ किस तरह से होती है, बस स्टार्ट किस तरह से होती है, ठीक है, बाइक की आवाज़, पैदल चलने की आवाज़, साइकिल की आवाज़। इसके अलावा बर्तनों की डिफरेंट जितनी भी चीज़ें हैं ना हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में ना बच्चे को ट्रेनिंग दें। ठीक है, इसके अलावा टच टेक्निक और हैप्टिक सेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हैप्टिक सेंस क्या होती है? वो एक तो हम हाथों के ज़रिए चीज़ों को फ़ील करते हैं ना, वो हैप्टिक सेंस वो होती है जिसको हमारी बॉडी फ़ील करती है। ठीक है, हमारा फेस फ़ील कर रहा होता है, जैसे हवा चल रही है, हवा ठंडी है, ठीक है, तो वो ठंडी हमें बॉडी को फ़ील हो रही है। ठीक है, हमने हाथ लगा के तो नहीं हवा को देखा, लेकिन क्या है कि वो हमें महसूस हो रही है, हमारी बॉडी को महसूस हो रही है, सर्दी है, गर्मी है। इसके अलावा ख़िज़ा का मौसम है, ठीक है, तो वो इस तरह से हैप्टिक सेंस के ज़रिए जो है वो ऑब्जर्व करते हैं हम हवा को। ठीक है, देन है स्पेशल कॉन्सेप्ट। स्पेशल कॉन्सेप्ट में क्या होता है? स्पेशल कॉन्सेप्ट यही है कि स्पेस मीन स्पेस से निकला स्पेशल। ठीक है, तो स्पेशल कॉन्सेप्ट में ये है कि आप आपके सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, वो आपसे कितने कितने डिस्टेंस पे हैं। LED अगर आपके रूम में लगी है या घर में लगी है तो वो किस जगह पे पड़ी है, आपको अपने फेस की डायरेक्शन उस तरफ रखनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप अपना फेस जो है वो नीचे झुका के बैठें, या फिर फेस आप जिससे बात कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि वो इंसान किस तरफ, किस साइड पे आपके है, या फिर आवाज़ जिधर से आ रही है आप उस तरफ अपने फेस की डायरेक्शन को रखें। ठीक है, खड़ा है एक पर्सन अगर, तो उसकी आवाज़ से जज करें कि वो खड़ा है या बैठा हुआ है। तो ये स्पेशल कॉन्सेप्ट है, आप डिफरेंट साउंड से भी स्पेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल कॉन्सेप्ट क्या है कि एक जैसे कि आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं, ठीक है, या आप अपने डेली रूटीन में अपने ऑफिस में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप बाइक पे गए, अब आप उतरे हैं, तो आपसे जो आपके डिपार्टमेंट का जो डोर है वो आपसे कितने डिस्टेंस पे है।
ठीक है, और फिर आपने अपना डोर खोलना है, ठीक है, रूम में जाना है, तो ये सारा कुछ है। तो ओरिएंटेशन का बेसिकली ताल्लुक किस चीज़ से है, रिलेट करता है ओरिएंटेशन, किस चीज़ से रिलेट करती है, हमारे माइंड से रिलेट करती है। ठीक है, मेंटल मैप क्या है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स के मेंटल मैप मीन्स कि माइंड में एक मैप बन चुका है। ठीक है, आप जितनी भी ओरिएंटेशन एक इंडिविजुअल को दी है, वो सारा का सारी ओरिएंटेशन उसने लेने के बाद उसके माइंड में एक मैप बन चुका है कि उसके सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ पे हैं। और जब भी वो किसी न्यू एनवायरनमेंट में जाए तो उससे सबसे पहले, अगर आपने अपने रूम में जाके मीन्स के ऑफिस में गए हैं, ठीक है, आपने अपने डोर में से एंटर हुए हैं, आगे आपका रूम कहाँ पे है, आपने रूम खोला, ठीक है, आपकी चेयर कहाँ पे है, चेयर और टेबल में डिस्टेंस कितना है, इस सारी चीज़ को आपको ऑलरेडी पता होना, ये सारा आपका स्पेशल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सेंसरी ट्रेनिंग में थोड़ा सा और देख लेते हैं। सेंसरी ट्रेनिंग में जैसा कि हमने देखा था, पहले भी पढ़ा था कि हम विजन से कितना नॉलेज गेन करते हैं, 75%। तो 75% तो ऑलरेडी गायब है। ठीक है, पीछे 25% बचता है। तो 25% नॉलेज जो है, 25% जो नॉलेज है, उसी के थ्रू हमने अपनी मोबिलिटी, अपनी ओरिएंटेशन, अपनी मूवमेंट जो भी है, हमने उस सबको कवर करना है। ठीक है, तो हम हेयरिंग के थ्रू कितना नॉलेज लेते हैं, 13%। हम टच के थ्रू 6%। स्मेल, हम ऑल्फैक्टरी सेंस से कितना नॉलेज लेते हैं, हम 3%। और हम टेस्ट, जिसको हम गैस्टेशन भी कहते हैं, तो टेस्ट से हम 3% लेते हैं, तो ये टोटल होगा 25%। ठीक है, तो ये हमारी ओरिएंटेशन थी। देन हमारे पास है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है, हरकत करना, मोबिलाइज करना। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। मोबिलिटी का मतलब क्या है, मोबिलिटी मीन्स और रेफर्स टू, ठीक है, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस इफेक्टिवली, मौसर तरीके से, इंडिपेंडेंटली, आज़ादाना तरीके से। ठीक है, एंड सेफली मीन्स दैट के मूव करना। ठीक है, इंडिपेंडेंटली, अपने आप को इंडिपेंडेंटली मूव करना। ठीक है, सेफली मीन्स के बाहिफाजत तरीके से अपने आप को, बगैर किसी हर्डल से, बगैर किसी रुकावट, मीन्स के बगैर किसी चोट खाए खुद को मूव करना एक जगह से दूसरी जगह। मीन्स दैट के फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड ट्रेवल टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब सफ़र करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, और मूव फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अदर डेस्टिनेशन, एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन में जाना, मीन्स के मंजिल। ठीक है, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी की डेफिनेशन थी ये। देन हमारे पास नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, या फिर इसको टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी भी कहते हैं। कुछ लोग नेचर ऑफ डिसेबिलिटी कहते हैं, कुछ लोग इसको टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो होती हैं, इनडोर मोबिलिटी एंड आउटडोर मोबिलिटी। इनडोर क्या होती है, जो बिल्डिंग के अंदर, जो रूम में, जो किसी भी डिपार्टमेंट में की जाए, वो हमारी इनडोर होती हैं। आउटडोर जो घर से बाहर, किसी बिल्डिंग से बाहर, या फिर जो है आउट ऑफ रूम, आउट ऑफ बिल्डिंग, आउट ऑफ डिपार्टमेंट, या फिर हॉस्पिटल, या किसी भी किस्म का हम डिपार्टमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारी आउटडोर मोबिलिटीज, सॉरी, आउटडोर टेक्निक्स होती हैं। मोबिलिटी टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, पहले नेचर को पढ़ लिया, अब मोबिलिटी टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। मोबिलिटी टेक्निक्स में 4 होती हैं, कुछ लोग 5 कहते हैं, लेकिन 4 मोस्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पहली है प्री केन टेक्निक, केन से पहले की जो टेक्निक्स होती हैं। नंबर 2 पे है मोबिलिटी टेक्निक्स विद केन। नंबर 3 पे है मोबिलिटी टेक्निक्स विद साइटेड गाइड। नंबर 4 पे है मोबिलिटी टेक्निक्स विद डॉग गाइड। ये 4 टेक्निक्स हैं मोबिलिटी की, इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब इन्हीं 4 टेक्निक्स के अंदर इनकी सब टाइप्स हैं, सब टेक्निक है। ठीक है, नंबर 1 पे है प्री केन टेक्निक। प्री केन टेक्निक क्या होती है, जो केन से पहले की टेक्निक्स होती हैं। इसमें अब केन को पकड़ने का तरीका भी आ सकता है, जैसे कि बेसिक हैंड ग्रिप। ठीक है, सॉरी, प्री केन टेक्निक, सॉरी, आई एम सॉरी। इसमें सबसे पहले आती है स्क्वेयरिंग ऑफ टेक्निक। ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑफ टेक्निक ये डायरेक्शन लेने के लिए यूज की जाती है। अभी मैं इन शॉर्ट बता रही हूँ, सारी टाइप्स को बताने के बाद वन बाय वन इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये डायरेक्शन लेने के लिए यूज की जाती है। ट्रेलिंग टेक्निक, ट्रेलिंग टेक्निक किस लिए यूज, ये भी रूम में यूज होती है। ट्रेलिंग, स्क्वेयरिंग ऑफ को तो हम किसी भी मुरब्बा शक्ल का एरिया है या फिर चौराहा रास्ता है, वहां पे यूज कर सकते हैं डायरेक्शन लेने के लिए। ठीक है, लेकिन ट्रेलिंग टेक्निक ये इनडोर टेक्निक है, और ये वॉल के साथ साथ की जाती है। ठीक है, और ये किसी भी हॉस्पिटल में या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में या रूम को एक्सप्लोर करने के लिए ट्रेलिंग यूज की जाती है। प्रोटेक्शन टेक्निक, खुद को प्रोटेक्ट करना, अपनी हिफाजत करना। ठीक है, ये टेक्निक यूज की जाती है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें
इसमें दो टाइप्स आ जाती हैं, दो टेक्निक्स आ जाती हैं, अपर बॉडी प्रोटेक्शन टेक्निक एंड लोअर बॉडी प्रोटेक्शन टेक्निक। कुछ लोग कहते हैं कि अपर बॉडी प्रोटेक्शन और लोअर बॉडी प्रोटेक्शन टेक्निक के अंदर सब टाइप्स आ जाती हैं। अपर बॉडी में वन हैंड अपर बॉडी प्रोटेक्शन टेक्निक एंड टू हैंड अपर बॉडी प्रोटेक्शन टेक्निक। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक ही काफ़ी है, एक ही हैंड से काफ़ी है, लेकिन दोनों तरह से हम देख लेते हैं कि अपर टू हैंड से भी की जाती है और वन हैंड से भी की जा सकती है, ठीक है। लोअर बॉडी ये भी वन हैंड एंड टू हैंड हो सकती है। नंबर 4 पे आ जा, अभी प्री केन टेक्निक्स ही पढ़ रहे हैं। नंबर 4 पे आ जाता है सर्चिंग टेक्निक्स। सर्चिंग टेक्निक्स के अंदर सब टाइप्स हैं, सब टेक्निक्स हैं। इसकी 5-6 टेक्निक्स हैं तकरीबन, ठीक है। नंबर 1 पे है बीम टेक्निक। ये हैंड से यूज़ की जाती है और ये मतलब आपसे कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप हो चुका है तो उसे सर्च करने के लिए, ये फाइंड आउट करने के लिए यूज़ की जाती है। हैंड को बैक एंड फोर्थ मूव किया जाता है इसमें, ठीक है। तो इसको मुट्ठी बंद टेक्निक भी कहते हैं उर्दू में। एरोप्लेन मेथड और टेक्निक, ठीक है। इसमें हैंड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से, इसमें हैंड को तो बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, लेकिन इसमें हैंड की डायरेक्शन कुछ मीन्स के अपनी पाम को किसी भी चीज़ के ऊपर रख के, जहाँ पे भी आपका ऑब्जेक्ट गिरा है वहाँ पे रख के पाम को, और अपने हैंड को जब आपने आगे फॉर पे मूव किया, मूव करने के बाद जब पीछे से, तो अपने हैंड को ऐसे एयरप्लेन की तरह से फैला लेना है, ठीक है। तो सेमी सर्कल टेक्निक, इसको फैन भी कहते हैं, फैन टेक्निक भी कहते हैं सेमी सर्कल टेक्निक को। ये भी वन हैंड भी हो सकती है, टू हैंड भी हो सकती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फैन टेक्निक। इसको फैन भी कहते हैं। फैन है ना, अगर उसको जो है वो, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास 4 है सर्चिंग टेक्निक के अंदर, फुल सर्कल या राउंड एंड राउंड टेक्निक। इसको सर्कल टेक्निक भी कहते हैं। तो ये भी वन हैंड भी हो सकती है, टू हैंड भी हो सकती है। 5 है क्राइबिंग टेक्निक। क्राइबिंग टेक्निक भी ये कीचड़ में अगर मडी एरिया में कोई चीज़ आपकी ड्रॉप हो जाए, गिर जाए, तो ये वहाँ पे यूज़ की जाती है। इसमें हैंड की डायरेक्शन को कुछ मीन्स के पाम को नीचे नहीं लगाया जाता, इसमें फिंगर्स की जो फर्स्ट टिप्स होती हैं फ्रंट वाली, उनके ज़रिए चीज़ को एक्सप्लोर किया जाता है। स्पाइरलिंग टेक्निक, ये भी सर्चिंग टेक्निक में है और इसको स्पाइरलिंग टेक्निक कहते हैं। जैसे रजिस्टर आप लोगों ने देखा होगा जिसमें स्प्रिंग्स बने होते हैं, ये उसकी तरह करते हैं। तो ये फेस के आगे से हैंड को ऐसे सामने की तरफ को मूव करते जाते हैं, तो ये बुशीज एरिया में यूज़ की जाती है। और 5 है रूम एक्सप्लोरेशन टेक्निक। रूम एक्सप्लोरेशन टेक्निक क्या होती है? रूम मीन्स के रूम को एक्सप्लोर करना है आपने, किसी न्यू रूम में गए हैं, उसको एक्सप्लोर करने के लिए आप रूम एक्सप्लोरेशन टेक्निक को यूज़ करेंगे। और ये होती है लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट नहीं होती, ये हमेशा लेफ़्ट टू राइट होती है। देन हमारे पास है मोबिलिटी टेक्निक्स विद केन। नंबर 2, हमने प्री केन टेक्निक सारी डिस्कस कर ली हैं। अब हमारे पास क्या है? मोबिलिटी टेक्निक्स विद केन। अब सेकेंड टेक्निक को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है बेसिक हैंड ग्रिप विद केन। नंबर 2 पे है नॉर्मल वॉक विद केन। अच्छा, बेसिक हैंड ग्रिप मीन्स के पहले बच्चे को जो है, जब उसको मोबिलिटी आप सिखा रहे हैं तो सबसे पहले उसकी बेसिक हैंड ग्रिप, बेसिक में क्या सिखाएंगे उसको? हैंड ग्रिप करनी सिखाएंगे, किस पे? केन के ऊपर, ठीक है। फिर नॉर्मल वॉक करना सिखाएंगे केन के साथ उसको। डिसेंडिंग स्टेयर विद केन, सॉरी, पहले असेंडिंग स्टेयर विद केन, फिर डिसेंडिंग स्टेयर विद केन, ठीक है। तो ये भी केन के साथ ट्रेनिंग देनी है। जब आप उसको ओरिएंटेशन सिखा रहे हैं, मोबिलिटी सिखा रहे हैं, तो फिर केन के साथ उसको ट्रेनिंग देनी है। इसकी डिटेल्स हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 डिस्कस किया करेंगे। नंबर 5 पे है पासिंग थ्रू द डोर वेज विद केन। केन के साथ डोर में से कैसे गुजरना है। सिटिंग ऑन द चेयर विद केन, केन के साथ चेयर पे कैसे बैठना है। नंबर 7 पे है क्रॉसिंग द रोड विद केन। नेक्स्ट हमारे पास टेक्निक है नंबर 3 वाली। अब केन टेक्निक्स सारी डिस्कस हो चुकी हैं। अब मोबिलिटी टेक्निक्स विद साइटेड गाइड। साइटेड गाइड के साथ कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं? तो जितनी हमने केन टेक्निक्स में पढ़ी है ना, यही सारी यूज़ होंगी, लेकिन इसमें 1 या 2 एक्स्ट्रा यूज़ होंगी। और जहाँ पे आपने विद केन यूज़ किया, यहीं पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे विद साइटेड गाइड यूज़ कर देंगे। नंबर 1 पे है बेसिक हैंड ग्रिप विद साइटेड गाइड। नॉर्मल वॉक विद साइटेड गाइड, साइटेड गाइड के साथ नॉर्मल वॉक कैसे करना है। असेंडिंग स्टेयर विद साइटेड गाइड, साइटेड गाइड के साथ स्टेयर जो है वो कैसे चढ़ना है, उतरना कैसे है। डिसेंडिंग स्टेयर विद साइटेड गाइड। पासिंग थ्रू द डोरवेज विद साइटेड गाइड। सिटिंग ऑन द चेयर विद साइटेड गाइड। चेंजिंग द पोजीशन विद साइटेड गाइड। अगर पोजीशन आपने चेंज करनी है, डायरेक्शन चेंज करनी है, मीन्स के साइटेड गाइड को आपने जब होल्ड किया हुआ है उसके आर्म से,
तो मे बी जो आपका गाइड है वो कुछ ऑकवर्ड फील कर रहा है या थक चुका है, तो आप अपनी पोजीशन या फिर इस तरफ जो है वो रोड रोड है या गाड़ियां जा रही हैं, तो आप अपनी डायरेक्शन चेंज करना चाहिए, साइटेड गाइड आपसे डायरेक्शन चेंज करवाना चाहे या आपकी पोजीशन चेंज कराना चाहे तो वो किस तरह से करानी है, ठीक है। नंबर 8 है पासिंग थ्रू द नैरो स्पेस विद साइटेड गाइड, नैरो स्पेस से साइटेड गाइड के साथ कैसे गुजरना है। तो ये 8 और क्रॉसिंग द रोड विद साइटेड गाइड के साथ रोड, ये तो ये 9 टेक्निक्स थी। और नेक्स्ट डॉग गाइड है। डॉग गाइड हमारे पाकिस्तान में नहीं यूज़ होती, ये ब्रिटिश कंट्रीज़ में ही यूज़ होती है, अमेरिका कंट्रीज़ में, तो ये सच हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन डॉग के बारे में हम कुछ ना कुछ डिस्कस कर लेंगे। ये हमारा ओरिएंटेशन मोबिलिटी की टेक्निक्स, टाइप्स और नेचर और मोबिलिटी और इनकी डेफिनेशन थी, इनको हमने ब्रीफली डिस्कस करेंगे एक एक टेक्निक को डेली, ठीक है। जैसे प्री केन है, प्री केन में जितनी भी सब टेक्निक है इनको विद इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जी सर, अगर इसमें आप लोग कोई टेक्निक और ऐड करना चाहें तो। Speech mode off. Speech mode talk. Mute special education. Mute special. Your microphone is on. Your microphone is off. और ये जिस सीक्वेंस से मैंने बताई हैं इसी सीक्वेंस से इनको याद रखिएगा आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के बारे में या साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में। स्कूल ऑफ थॉट्स को डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी साइकोलॉजी के ऊपर बात करते हैं कि साइकोलॉजी क्या होती है। साइकोलॉजी बेसिकली 2 ग्रीक वर्ड्स साइकी एंड लोगोस से मिलके बना है, जिसका मतलब है स्टडी ऑफ माइंड, यानी मजमूई तौर पे तो इसका मतलब है स्टडी ऑफ माइंड। अगर हम उसको सेपरेटली मीनिंग देखें तो साइकी मीन्स माइंड और लोगोस स्टडीज को कहते हैं, तो मजमूई तौर पे साइकोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ माइंड। अब डिफरेंट थेरिस्ट, सोशल साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट इसके बारे में डिफरेंट ओपिनियंस रखते हैं। उनका कहना है कि माइंड, सोल, स्पिरिट, दीज ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। तो जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हैं उनको हम सेपरेटली स्टडी नहीं कर सकते। सो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर्स और ह्यूमन बिहेवियर्स, ठीक है। अब इसमें भी हम बिहेवियर्स नहीं कह रहे या ह्यूमन बिहेवियर्स क्यों नहीं कह रहे, तो उसकी वजह यह है कि स्टडी ऑफ बिहेवियर्स, वो किसी भी बिहेवियर को स्टडी करना साइकोलॉजी है, चाहे वो इंसानी रवैये हों, ह्यूमन बिहेवियर्स हों, एनिमल्स बिहेवियर्स हों। हम जब रिसर्च पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने जो टाइप बाय पर्पस में पहली टाइप पढ़ी थी बेसिक रिसर्च, वो बिहेवियर्स को मॉडिफाई करने के लिए ही कंडक्ट होती है। उसमें जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं एनिमल्स के ऊपर उनके बिहेवियर्स को मॉडिफाई करने के लिए होते हैं। सो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर्स या ह्यूमन बिहेवियर्स। और अब बात करते हैं स्कूल ऑफ थॉट्स की। साइकोलॉजी के अंदर मेजर 4 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं: स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म एंड गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। नंबर 1 इज स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं विलियम वॉन्ट, जिनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहा जाता है और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। 1832 से 1920 तक इनका इरा है। 1832 में ये पैदा हुए और 1920 में इनकी डेथ हो गई। इन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की थी जर्मन के एक सिटी लिप्जिग के अंदर 1879 में। और ये कहते हैं कि ब्रेन के स्ट्रक्चर को कंपोनेंट्स में डिवाइड करके, उनको पार्ट्स में डिवाइड करके हमने स्टडी करना है। और जिस अप्रोच को वो फॉलो करते हैं उसका नाम है इंट्रोस्पेक्शन अप्रोच या इंट्रोस्पेक्शन मेथड, जिसका मतलब है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, यानी कि खुद ऑब्जर्व करके ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी करना, उनको कंपोनेंट्स में डिवाइड करके उनके पार्ट्स को सेपरेटली स्टडी करना। और ये कहते हैं कि कॉन्शियसनेस को भी सब कंपोनेंट्स में डिवाइड करके स्टडी करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं और ये इंट्रोड्यूस करवाया है विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स को फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है इन यूएसए। इनका इरा है 1842 से 1910 तक। 1842 से 1910 तक, यानी कि 1842 में ये पैदा हुए और 1910 में इनकी डेथ हो गई। तो इन्होंने कहा कि ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी नहीं करना चाहिए, बल्कि वो कैसे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, किस तरह से किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है, किस तरह से वो फंक्शनिंग परफॉर्म करता है, यानी वो फंक्शनिंग के ऊपर बात करते हैं कि कंपोनेंट्स में डिवाइड करके नहीं स्टडी किया जा सकता कॉन्शियसनेस को, क्योंकि वो खुद एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। तो हमने उसकी फंक्शनिंग के ऊपर बात करनी है, फंक्शनिंग को फोकस करना है। ये कहते हैं विलियम जेम्स, ठीक है, जिन्होंने ये स्कूल ऑफ थॉट इंट्रोड्यूस करवाया है। थर्ड है बिहेवियरिज्म।
बिहेवियरिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया है जेबी वॉटसन ने। जेबी वॉटसन ने कहा कि ना ही स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहिए और ना ही फंक्शंस को स्टडी करना चाहिए, या इन दोनों पे फोकस नहीं करना चाहिए। ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स को क्रिटिसाइज करते हैं। तो इनका कहना है कि बिहेवियर्स को स्टडी करना चाहिए। साइकोलॉजी वो ब्रांच है जो कि बिहेवियर्स को स्टडी करती है, बिहेवियर्स को डील करती है, जो कि ऑब्जर्वेबल हैं, मेजरेबल हैं, वो उन बिहेवियर्स को डील करती है। तो बिहेवियरिज्म का जो इरा है वो है 1878 से 1950 तक। 1878 में पैदा हुए जेबी वॉटसन और 1950 में इनकी डेथ हो गई। तो इनके साथ साथ आपने इराज भी रखने हैं सीक्वेंस वाइज, आपने सीक्वेंस के साथ इनको याद रखना है कि कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है और उसको किसने जो है वो इंट्रोड्यूस करा है, उसके एक्सपोनेंट्स कौन है या उसके पायनियर्स कौन है। तो ये बिहेवियर्स को स्टडी करने की बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। गेस्टॉल्ट का मतलब है होल और टोटल। ये एक जर्मन वर्ड है गेस्टॉल्ट, जिसका मीनिंग है होल और टोटल। होल यानी पूरे वाला, पूरा का पूरा। वो इन तीनों स्कूल ऑफ थॉट्स को क्रिटिसाइज करते हैं। उनका कहना है कि ना ही स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहिए, ना फंक्शनलिज्म यानी कि फंक्शंस की बात की जाए, और ना ही बिहेवियर्स को अलग से सेपरेटली स्टडी किया जाए। उनका कहना है कि तीनों को अलग-अलग स्टडी करने की बजाय किसी भी इंडिविजुअल को एज अ होल लेना चाहिए। और वो कहते हैं कि प्रेजेंट और नाउ यानी कि जो अभी है, जो हाजिर है, उसकी बात करें। जैसे इंसानी जिस्म है, अल्लाह ताला ने जो हमारी बॉडी बनाई है, क्या है कि एक जो बॉडी है कंटेन्स हेड, आईज, नोज, ईयर्स। तो हम उनकी यानी कि अलग-अलग पार्ट्स को स्टडी नहीं करते या उनकी बात नहीं करते, हम एज अ होल देखते हैं किसी भी इंडिविजुअल को। तो वो कहते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म यानी स्ट्रक्चर की भी बात करें, फंक्शनलिज्म यानी जो एक ब्रेन का स्ट्रक्चर है, फिर वो कैसे फंक्शनिंग परफॉर्म करता है, किस तरह से रिएक्ट करता है, उसके बिहेवियर्स को भी वो कहते हैं कि सब चीज़ों को मिला के एक इंडिविजुअल को एज अ होल स्टडी करना चाहिए। तो इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो हैं मेल्स, कोहलबर्ग, कोफ्का और लेविन। यस, ये जो चार लोग हैं ना, ये इसको अपोज करते हैं, या ये इसके एक्सपोनेंट्स हैं जिन्होंने गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी को सपोर्ट किया है और गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है। ये भी लेट 19th सेंचुरी में 1899 में या 18 यानी कि जो 18 के अंदर यानी लेट 19th सेंचुरी के अंदर इन्होंने ये थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई है। अच्छा, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी अगर हम इसका देखें रोल पूरी साइकोलॉजी का या फिर पूरे जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, इसका जो होल प्रोसेस है, तो उसका क्या रोल है स्पेशल एजुकेशन के अंदर। तो जो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी है वो हायर लेवल ऑफ एजुकेशन के बच्चों के लिए तो अप्रोप्रिएट है, सूटेबल है, लेकिन छोटे बच्चों को हम एज अ होल नहीं पढ़ा सकते। उनको हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करके या उनको एक्टिविटीज़ को स्टेप्स में ब्रेक डाउन करके ही टीच कर सकते हैं, या उनको माइक्रो इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। उनको एज अ होल नहीं पढ़ाया जा सकता। जो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी है उसके अंदर बात होती है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस की, लर्निंग बाय डूइंग की, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। यानी ये वो तमाम मेथड्स को अपोज करती है जो कि हायर लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए यूज होते हैं, जबकि छोटे बच्चों को हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, टास्क एनालिसिस मेथड और इस तरह के जो मेथड्स हैं, ड्रिल एंड प्रैक्टिस या रोल प्ले, मॉडलिंग, वो तमाम मेथड्स उन बच्चों के लिए यूज होते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि बच्चों को एक एक स्टेप के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जब वो उसमें मास्टरी गेन कर लेते हैं तो उसको नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन कर दिया जाता है। तो ये छोटे बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, छोटे बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट है कोहलबर्ग बर्ग का कि वो एक चिंपैंजी को एक रूम में रखते हैं और साथ ही कुछ बनानास उसके नज़दीक हैंग कर देते हैं। तो अब जो चिंपैंजी है वो उसको एक्सेस नहीं कर पा रही या एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो जब उसको वो रूम में भेजा जाता है या रखा जाता है, तो रूम में वो उस पूरे एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करता है। ठीक है, पूरे एनवायरनमेंट को उसने एक्सप्लोर किया कि रूम में बनानाज हैं यानी कि उसके खाने की चीज़ है, लेकिन उसको एक्सेस कैसे करना है उसने खुद सोचा। यानी ये उसकी जो इनसाइड लर्निंग है या जो उसकी ऑब्जर्वेशन है, अब वो माइंड मैपिंग कर रहा है, थिंकिंग कर रही है। तो रूम में कहीं एक तरफ स्टिक भी पड़ी थी लेकिन डिफरेंट डायमेंशन में। तो उसने क्या किया
कि पहले पूरा एनवायरनमेंट या पूरा रूम उसने एक्सप्लोर किया कि यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है या मैं किस तरह से उसको एक्सेस करूँ। बनानास इस पोजीशन में हैंग किए हुए थे कि अगर उनको थोड़ा सा भी टच किया जाता तो वो उसकी रीच में आ जाते, एक्सेस में आ जाते। उसने वो स्टिक उठाई और बनानास के साथ टच किया या उसको टकराया तो क्या हुआ कि बनानास नीचे गिर पड़े, उसके रीच में आ गए, उसकी एक्सेस में आ गए। तो ये क्या है, ये गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी को अपोज कर रही है। ये जो थ्योरी है या जो एक्सपेरिमेंट है इसका, इससे ये पता चलता है कि उसने एज अ होल देखा, उसने पार्ट्स नहीं देखे, कंपोनेंट्स में नहीं किसी भी चीज को डिवाइड किया कि मैं पहले ऐसे करूं फिर मैं ऐसे करूं। उसने वो स्टिक उठा के और अपने जो खाने की चीज थी उसको उस तक एक्सेस हासिल कर ली। तो ये है हमारे पास स्कूल ऑफ थॉट्स या फिर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053078085.